हाँ चलिए बढ़ाएंगे आगे इधर, है ना, कहाँ से करना था, रिकॉर्डिंग में डाल दिया मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर आप कह रहे हो 11 से करना है ना। हाँ ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या करें 11 है ना, लिख करके आपको देता हूँ। हाँ इधर करें क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर निकाल लेना आप 228, है ना। ओके सर। पेज नंबर है आपका, और जो आपके मिसलेनियस है ना, उसमें केवल कह रहे थे 12 तक क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना, पूरी एक्सरसाइज नहीं आ रही मिसलेनियस आपकी। पेज नंबर 228 है और एक्सरसाइज है हमारी 10.3, है ना। क्वेश्चन आप कह रहे थे करने के लिए अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इजी हैं, फटाफट आप जरा सजेशन देंगे और फिर मैं उससे कंप्लीट कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट x1 और y1। एक लाइन है हमारे जो किस पॉइंट से जा रही है, हमारे x1 और y1 से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन, जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें दिखाना है कि इसकी इक्वेशन 2 प्रूव करके जानी है ना, ये जो टारगेट है वो आंसर दिया हुआ है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन हो गया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस का b ब्रैकेट में y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो हमारे साइड में भी दे रखी है, यानी कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, है ना। तो हाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिल्कुल सही कह रहे हो। ए लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, ये तो जनरल फॉर्मेलिटी है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ए अपॉन बी, है ना, माइनस ए अपॉन बी। और देखो ए या बी बी है, तो स्लोप क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है माइनस ए अपॉन बी, है ना। या फिर कभी अगर भूल जाओ इस फॉर्मूले को तो ऐसे भी लगा सकते हो कि बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अरे जो x का कोफिशिएंट है वही स्लोप बन जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने पर। बात क्लियर है दोनों तरफ से। अब हानि पार की जवाब देखते हैं, अरे इसका स्लोप मैंने m2 मान रखा है, तो m2 की वैल्यू क्या होगा पैरेलल होने की वजह से माइनस ए बटे बी। क्यों, तो पहले होने पर स्लोप क्या हो जाता है हमारा इक्वल, और बाकी आंसर आपने खुद ही बता दिया था कि मेरे पास पॉइंट भी है और मेरे पास स्लोप भी है। क्या लगा देंगे इसके अंदर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, इसमें लगा रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस y1 पॉइंट तो हमारा लगा दिया स्लोप, स्लोप कितना है माइनस ए अपॉन बी और ब्रैकेट में x माइनस x1, और छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है ना, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस y1 माइनस का a और ब्रैकेट में x माइनस x1, ये माइनस a है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस का b ब्रैकेट में y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, और जो प्रूफ करने वाला था वो यहाँ लिखा हुआ था, आंसर आपका मैच कर गया है। क्वेश्चन मैं समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। हाँ ध्रुव कुछ पूछना तो नहीं है इसमें आपको? नो सर। चलिए आसान क्वेश्चन है ना। हाँ ये तो तृप्ति का तो मैसेज आ गया था, सक्षम की शायद तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हाँ ये आप कहें तो थोड़ा सा डाल दूं जरा फिगर यहाँ से, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर दो, थोड़ा सा यहाँ लिख क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो आप लिखेंगे उसका हम डिस्कस भी करेंगे उसको, तो मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन 12 क्या है चाहते हैं। दो लाइन हैं जो पास हो रही हैं 2,3 से इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइंस हैं हमारी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पर 2,3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन यानी कि m1 2 के बराबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लेना आप और पार्की कराया आगे स्टार्ट किया जाए। देखिए कह रहे हैं कि दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर 2 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो इनके बीच का एंगल कितना है आपस में 60 डिग्री है।
अगर एक लाइन का स्लोप हमें 2 दे रखा है तो दूसरी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ये वाली लाइन भी 2,3 से पास हो रही है, ये पॉइंट तो हमें मिल गया एक तरीके से, है ना। अब किसकी जरूरत है मैं उसमें, हाँ tan थीटा से हम क्या निकाल देंगे इसका स्लोप, यानी कि हम m2 निकाल देंगे tan थीटा की हेल्प से, और फिर हमारे पास पॉइंट भी होगा और स्लोप भी होगा और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो बस करते हैं कंप्लीट, फिर तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब फॉर्मूला बता दो यार, tan थीटा का क्या होता है? m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। आपको भी याद है? चलो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं tan थीटा, अरे मैं सीधे कर रहा हूँ tan 60 m2 माइनस m1, और m1 की वैल्यू तो 2 है, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस m1 इंटू में कितना हो गया m2, है ना, ये मल्टीप्लाई का निशान है, कंफ्यूज ना हो जरा भी। वैसे तो देखो मॉड लगा रहता है, 2 आंसर आ सकते हैं इसके, है ना। इसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पर मॉड लगा रहता है, 2 आंसर आ सकते हैं, बट मैं फिगर बना रहा हूँ तो मुझे 2 आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे 2 आंसर ही दे रखे हैं, और मैं क्यों आंसर 2 दे रखे हैं, एक तो मॉड का रीजन है, दूसरा अरे कोई लाइन कहता है कि नहीं मैं तो इस लाइन को नीचे रखूंगा, मैं इस लाइन को ऊपर रखूंगा, तो कोई गलत थोड़ी है, वो भी सही है अपनी जगह पर, इसलिए पीछे आंसर क्या दे रखे हैं इसके 2 दे रखे हैं, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, है ना। मैंने फिगर बना रखी है तो इसलिए मैं 2 आंसर ही निकाला हूँ, एक आंसर आपका मैच कर जाएगा। हाँ इधर बता सकते हैं tan 60 की वैल्यू, tan 60 सर 1/√3। 1/√3, √3 है ना, वो तो 130 डिग्री की होती है, तो tan 60 कितना होता है √3 m2 माइनस 2, और यहाँ से कितना हो गया 2m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू में m2 माइनस 2, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2, है ना। बेटर ये है इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, ये कितना हो गया 2 प्लस √3, ये जो m2 है ये वाला उसको मैं उधर ले आता हूँ, तो माइनस का 2 √3 m2, यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस √3 और 1 माइनस 2√3, ये समझ लोगे m2 कॉमन आ गया तो क्या होगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2√3। हाँ जी, आप कौन सा रखना था इसके अंदर इक्वेशन निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मेट यूज होना था? सबसे कॉमन फॉर्मेट है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। पॉइंट कौन सा है 2,3, कह रहा है ये दोनों लाइन इसी पॉइंट से जा रही है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो गया y माइनस 3, स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस √3 1 माइनस 2√3, यहाँ पर x माइनस 2, आंसर तो आ चुका है मगर आंसर इस फॉर्मेट में नहीं होगा, मैं इसका ढंग से निकाला हूँ एक बार आंसर, और फिर रिद्धि के पास बुक है ही है, आंसर भी है इनके पास, एक बार चेक भी करेंगे। तो कितना हो गया y माइनस 3, लॉजिक तो क्लियर है ना, पार्की ध्रुव, यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 2√3, यहाँ से कितना हो गया x माइनस 2, और यहाँ से 2 प्लस √3। देखो मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना करें इसका इसके संग इसका इसके संग, ऐसे ना करें, है ना, वो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, आपके लेंदी हो जाएगा। अरे y तो हमें चाहिए ना, तो y का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 माइनस 2√3 से, है ना, इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं सीधे y से, वरना अलग अलग करोगे फिर y को कंबाइन करना पड़ेगा, अननेसेसरी क्वेश्चन लेंदी होगा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा -3 से और होगा, है ना, तो -3 का मल्टीप्लाई किससे हो गया 1 माइनस 2√3, देखो थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। यहाँ x का इसका मल्टीप्लाई किससे होगा x से, तो x का मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पर 2 प्लस √3, है ना, मैं इससे थोड़ा सा इसका हटाता हूँ, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। बात और क्लियर है मेरी, है ना। x को हम क्या रखते हैं हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, है ना, तो x को मैं इधर ही रखता हूँ, यानी कि x ब्रैकेट में कितना हो गया 2 प्लस √3, ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक तरीके से माइनस का y 1 माइनस 2√3। अब यदि एक बार देखेंगे ना आंसर, है ना, आंसर अगर कुछ है इसके द्वारा यहाँ पर तो लगा लेते हैं, कि आपके पास जो भी पेन वैन हो ये ले लो, है ना, ये ले लो आंसर, एक बार मैं आपको परफेक्ट मैच करा रहा हूँ, है ना, आंसर कि लिखने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं मगर आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। तो एक देखो आंसर मैच कर रहा है 2 प्लस √3 वाला, 2 प्लस √3 ये रहा, है ना, मेरा आंसर ये वाला मैच कर रहा है, और y के संग कितना है 2 √3 - 1, हाँ रखना। अरे अगर मैं इसको
आगे ले आया, इसको पीछे ले आया तो माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, यानी कि आंसर ये भी मैच कर गया। अब कांस्टेंट और मैच करा देता हूँ। कांस्टेंट में क्या आएगा देखो, एक तरीके से यहाँ से कितना हो गया -4 -2√3 है ना, ये चीज यहाँ से कितना होगा -3, तो -3 उधर जाके क्या हो गया +3, और ये कितना हो गया 6√3, तो उधर जाके क्या हो गया -6√3। तो आंसर एक बार और अच्छे से मैच करेंगे। भाई आंसर ऐसे लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है। अरे इन्होंने +y करके लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको यहाँ माइनस को बाहर ले लिया, 2√3 -1। और कांस्टेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा -4 प्लस का 3 -1, और माइनस का कितना हो जाएगा 8√3, या माइनस कॉमन लेके इधर कर दो 1 + 8√3। यही आंसर है क्या? बिल्कुल सही आंसर है ना, राइट साइड में ना, तो राइट साइड में तो पॉजिटिव 8√3 + 1 मैं उधर लेके जा रहा हूँ ना, उधर लेके जा रहा हूँ। तो आंसर, अच्छा मेरा x इधर था ना, x2 + √3, और यहाँ से y इधर ले गया, और कांस्टेंट को मैं उधर ले गया है ना, कांस्टेंट उधर आ गया। माइनस का फर्क क्यों पड़ रहा है? राइट हैंड साइड में ही ना आंसर मतलब है। एक मिनट दिखाने ना, x के संग 2 + √3, y के संग आ गया 8√3 + 1 है ना, और मेरा राइट साइड में माइनस आ रहा है ना। हल्का सा वेरिएशन में इसमें साइन का देख लेते हैं एक बार, साइन की गलती क्यों आ रही है। y -3 m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, मैंने ये वाली यूज करी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप स्कूल कर सकते हो प्लस माइनस होने की वजह से। और x -2 है ना, y -3 1 - 2√3, x -3 2 + √3, y के संग हो गया 1 - 2√3, -3 के संग हो गया 1 - 2√3 इजिकल टू में ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ये आ गया है ना। मैं यानी कि इस चीज को उधर लेके गया हूँ है ना, इस चीज को उधर लेके गया हूँ। अच्छा एक्चुअली ना मैं सारी चीजों को उधर लेके गया हूँ, तो ये क्या होगा, सारी चीजें प्लस में होंगी है ना। ये सारी चीजें क्या होंगी, उधर प्लस में होंगी। लॉजिक समझ रहे थोड़ा सा, ये एक्सप्रेशन कितना है 2 प्लस, मैं सब राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया उधर जाके माइनस का, तो ये इधर जाएगा, यानी कि इधर जाने पे -4 -2√3, ये क्या हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3, और माइनस का 6√3, बिल्कुल ठीक है। और ये इक्वल का निशान नहीं आएगा है ना, क्योंकि सब चीज उधर ले गया। अरे तो इजिकल टू क्या बनेगा 0 के बराबर, आसान है दिक्कत नहीं। तो ये क्या था, एक तरीके से -1 - 8√3 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये चीज पूरी उधर ले गया मैं। अब जब इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा ना, तो ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा है ना। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। x ब्रैकेट में कितना है 2 + √3, y ब्रैकेट में 2√3 - 1, इधर भी छोड़ दो, गलत नहीं है कुछ भी, ये भी सही आंसर बिल्कुल। 1 प्लस यहाँ से कितना हो गया 8√3, यानी कि सब कुछ उधर पहुंच गया था, तो इक्वल का निशान में क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ ये पार के और ध्रुव क्लियर है आपको, यदि आपको लग रहा सही है, क्लियर है ना। हाँ पार कुछ पूछना तो नहीं इसमें, चलिए यस बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 है ना, इसको आप थोड़ा नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे। हाँ लिख लो आराम से लिखो, आराम से लिखो यार, मैं सिर्फ जब तक थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 अपने हिसाब से लॉजिक वाइज लिख लूंगा है ना, इसे आप जल्दी से नोट करें। और कहीं भी आंसर आपको लग रहा है मैच नहीं कर रहा तो बता सकते हो मेरे को, कहीं भी अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा। हाँ बोलो आप सर बताओ। इसमें मैं कह रहा था ना, इसमें हमने पहले मतलब एंगल दे रखा था, तो उससे tan थीटा से m2 -2 की वैल्यू निकाल ली, फिर उससे वो 1 पॉइंट फॉर्म में डाल बस के कर बस लिया। बस बस लॉजिक तो वही समझ गया है ना, हमने पहले m2 निकाला है tan60 की हेल्प से है ना, m2 निकाला था यहाँ पर, और m2 की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, करा तो हमने यही। यस सर। हाँ यार थोड़ा सा जल्दी कॉपी कर लेंगे यार, इससे आगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए हमारे। हाँ जी देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, अगर लिख लिया हो तो बताएंगे यार, राइट बाइसेक्टर। हाँ ये बता सकते हो राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? कई चीजें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल से बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका एक नाम और होता है, वो क्या कहते हैं उनसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह देते हैं। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात होती है, यानी कि दोनों काम करता है, परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। ये क्वेश्चन अब आप बहुत आराम से कर लोगे, मैं एक बार लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आप सजेशन देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर
ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए और बी। एक एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,4, ये कोऑर्डिनेट है -1,2। इस पर एक राइट बाइसेक्टर है। अरे राइट बाइसेक्टर का मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर भी है और ये एंगल 90 डिग्री भी है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ध्यान रखना इक्वेशन में इस राइट बाइसेक्टर की निकालनी है, ना कि ए बी की। हाँ जरा चलिए यदि आपसे स्टार्ट करते हैं ना कि बताएंगे इस लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या लॉजिक दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पॉइंट स्लो फॉर्म अभी नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट तो है ही नहीं। हाँ जी पारखे। हाँ जी ध्रुव, आपका कोई सजेशन? सर वो परपेंडिकुलर है तो उससे स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये तो दीदी ने बता दिया मेरे को। और फिर आई थिंक हाँ एंगल जी, 90 है। हाँ जी, पारखी काफी नजदीक पहुंच रहे हो आप, परफेक्टली नहीं पहुंच रहे बस। क्यों? अरे ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि सेक्शन फॉर्मूले की बजाय हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट का लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो उससे क्या होगा? ये पॉइंट भी निकल आएगा। अब मेरे पास स्लोप भी होगा इस लाइन का और पॉइंट भी पता होगा। क्लियर है? चलिए, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। पी, पहले पी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1। 4 + 2 कितना हो गया? 6। 6 अपॉन 2 कितना हो गया? 3। पहले पी पॉइंट क्लियर है? पहले फॉर्मूला सबको पता है ना, कि मैं मान के चलूंगा आपको पता होगा ये फॉर्मूले। हाँ जी, पर के रिपीट करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x = x2 plus x1 upon 2। बिल्कुल सही है ना, x1 + x2 अपॉन 2 कर दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है ना, y1 + y2 अपॉन 2। अब बात कर रहे हैं ए बी का स्लोप निकालने की, है ना। जो ए बी का स्लोप है उसको मैं m1 का नाम डाल रहा हूं, है ना। m1 कैसे निकालेंगे हम? y2 - y1, यानी कितना हो गया एक तरीके से 2 - 4। x2 - x1 यानी कि -1 -3 -2 और नीचे -4, माइनस माइनस कट गया, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। मगर हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसका स्लोप तो हमने m2 माना हुआ है। हाँ ये बता सकते हैं ना इसको देखते हुए कि m2 की वैल्यू क्या हो गई? m2 की वैल्यू में क्या लिखने वाला हूँ? -2। बिल्कुल सही कह सर रहे हैं, क्योंकि m2 क्या बनेगा एक तरीके से? -1/m1, और m1 कितना है यहाँ पर? 1/2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये? -2। यानी अब तो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि मेरे को पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है। क्या लगाएंगे इसके अंदर? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? 1,3। जो स्लोप इस्तेमाल करेंगे वो -2 का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बार बार यूज वही हो रहा है। y - 3 = -2, x - 1, यहाँ से कितना हो गया? y - 3 - 2x प्लस का 2, 2x को उधर ले आए हम, तो 2x + y = 5, या 2x + y - 5 = 0। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। आंसर बिल्कुल सही है। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसमें रहा लॉजिक वाइज? चलिए ध्रुव, आए कैसे नहीं फिर आप? आई आते फिर तो। सर मैं हूँ नहीं अभी उधर, अच्छा अच्छा, मतलब मैं ठीक बाहर गया हूँ थोड़ा। ठीक ठीक ठीक, फिर तो ऑनलाइन ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, है ना। एक बार आप लिख लीजिए फटाफट, है ना, और फिर डिस्कस करेंगे। आप सजेशन देंगे अपने, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है आपका -1,3, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है ना, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है टू द लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन है 3x -4y = 16, या -16 = 0, एक ही बात है। ये लाइन ए है, ये लाइन हमारी बी है। मैं बता सकते हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा है? कौन सा पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर? बी, है ना। बी हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये बी पॉइंट है, अरे इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए यहाँ पर x1 y1 मान लिए, और यही निकालना मेरा टारगेट बन गया है ना। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही मेरा मेन टारगेट है। पहले क्लियर है मेरी बात? पहले हटा दो साइड वाला, नहीं क्लियर, ये हटा दो, नहीं जगह बनाने के लिए लिख लिया, नहीं लिखो यार, है ना। हाँ यार सोचो यार, थोड़ा सा सजेशन दो, है ना, जिसने कर चुके हैं लिख चुके हैं वो सोचिए, सजेशन दीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कैसे निकलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बी वाला पॉइंट है यानी कि एक तरीके से x1 और y1 वो क्या करेगा, उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है उसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सेटिस्फाई करने का मतलब कितना हो गया, तो ये x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 60, और आंसर नहीं निकल के आया। नहीं, आप कह रहे हो परपेंडिकुलर फिर इसका स्लोप निकाल लेंगे माइनस ए बाई बी से, है ना, मगर उससे देखो बात नहीं बनेगी, है ना। तो हल्का सा ध्रुव का कुछ सजेशन आया है, बाकी मैं आपसे सजेशन लूंगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। अभी बताओ बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये शायद जो सोच रहे हैं आप, मैं जो समझ पा रहा हूँ देखिए बात, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें दे भी नहीं रखा है और ना निकलवा रहा है, तो उससे कुछ लॉजिक मिलने वाला नहीं है, है ना, कोई लॉजिक नहीं मिलने वाला उससे, वो तो लॉजिक सही नहीं बताया आपने। पार्की आपका कुछ कहना है? सर मैं हाँ। स्लोप की बात कर रहा था, स्लोप निकल सकता है। हाँ, ये ध्रुव थोड़ा सा सजेशन सही दे रहे हैं, चलो इनकी बात को मैं एक बार फॉलो करता हूँ। इसकी स्लोप को मैं मान लिया m1 माइनस a अपॉन b, तो क्या हो गया माइनस का 3 अपॉन माइनस 4, यानी कि स्लोप कितना हो गया एक तरीके से 3/4। और इसका स्लोप कितना हो गया 3/4, तो इसका स्लोप भी निकल आएगा, यानी कि m2 कितना हो जाएगा एक तरीके से -1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू माइनस कितनी है 4/3। 3/4, यानी कितना हो गया -4/3। अब मालूम मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इस लाइन का पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा। और इक्वेशन तो निकलवाई नहीं रहे, हमने क्यों निकालना हूँ एबी की इक्वेशन? कुछ सोच सकते हो कि मैंने एबी की इक्वेशन निकाली है तो क्यों निकाली है, मेरे पॉइंट में तो निकालना पॉइंट है ना। क्यों? अरे जब मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा, जब मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा ना, तो x और हमेशा y क्या की वैल्यू निकलता आ है, जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकल के आता है। ये लॉजिक था इसके पीछे, बात क्लियर है मेरी, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, है ना। आप हमारे पास जो इस लाइन की इक्वेशन है वो हम निकाल लेते हैं, है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन है ना, मैं कर रहा हूँ जो ए बी लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल रहा हूँ। क्या है, पॉइंट भी है और स्लोप भी है, यानी कितना हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू -4/3 x माइनस x1, ध्यान रखना माइनस होने के प्लस कर दिया मैंने, है ना, -1 होंगे +1 हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से कितना हो गया 3y माइनस का 9 माइनस 4x माइनस 4, इधर आके कितना हो गया 4x प्लस 3/9 माइनस 4 कितना हो गया 5। इक्वेशन तो कई सारी थी, इस पर 1 नाम डाल रखा है, इस पर 2 नाम डाल लेता हूँ, इस पर 3 नाम डाल लेता हूँ। अरे किन को सोल्व करना ज्यादा बेटर है, जिससे x और y की वैल्यू निकल आए। भाई पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं ना, x और y में डाल दो, x पे डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, किसको, ये वाली इक्वेशन, ये वाली है x और y के फॉर्मेट सर में, 1 और 2 करेंगे और तो इसको मैं 3x कर यहाँ दो। पर थी वाली इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये दोनों तो एक ही इक्वेशन है, बस केवल x की जगह x और y में आ गए हैं, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इस वाली लाइन की इक्वेशन को और इस वाली लाइन की इक्वेशन को, और इसकी लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, तो इससे जो x और y की वैल्यू निकलेंगी ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल देगा सीधे सीधे। लॉजिक क्लियर एकदम? अब तो बस सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व किसको करूंगा मैं यहाँ पर, है ना, इक्वेशन जो सॉल्व करने वाला हूँ वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा इसके साथ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सॉल्व करने के मेथड आप जानते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फटाफट इसको सॉल्व भी करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 कितना हो गया 9x, 3 4 12y, और 16 3 48 यानी कि 48, 4 4 कितना हो गया 16,
4 चीजें कितना हो गया 12y और 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, ये खत्म हो गया 16 और 9 25, यानी कि 25x और यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 68, तो x की वैल्यू हो गई 68 अपॉन 25। एक बार यदि देखेंगे क्योंकि ये आंसर सही है तो मैं क्वेश्चन को यही छोड़ूंगा। अरे x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में लगा दो, y की वैल्यू निकल आएगी, वो तो आप अपनी कल की फॉर्मेलिटी कर लोगे। देखो x आंसर सही है कि नहीं? सर वो x माइनस 30। ये वाला हाँ x हाँ माइनस माइनस वन प्लस वन कर दिया था ना। कोऑर्डिनेट देखना यही है कि 68/25 क्या, मैं फिर आपको बता दूंगा पूरा कहीं भी, पहले मैं अपना आंसर चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। 68/25 बिल्कुल सही आंसर है। मैं y का आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, वो फॉर्मेलिटी है, कैलकुलेशन है ना। बाकी लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप पहले डिस्कस करेंगे जरा। सर ये m1 is equal to -3 upon -4 कैसे आ रहा है? कैसे आया है ना, ये लाइन थी हमारी, इसका मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया कि m1 इजिकल टू क्या होता है -a/b, माइनस तो बाहर है ही, a क्या होता है x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो माइनस का 3 b होता है y का कोफिशिएंट -4 और माइनस से माइनस कट के क्या बन गया 3/4। मैं y की वैल्यू आपके लिए नहीं निकाल रहा हूँ, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन है। x का आंसर मैंने इसलिए मैच कर दिया कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है, तो y का आंसर अपने आप सही आ ही जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है आप सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये अगर क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15 है ना, देखो थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, ये नहीं कि भी डायरेक्ट फॉर्म में लग रहे हो, ये फिगर तटा तो नहीं उसे थोड़ा, है ना। ये नहीं कि उस फॉर्मूले रटे और लगा दिए, वो वाला चीज है ही नहीं, चैप्टर ही सोचने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को डेवलप करना होगा, सोचना होगा कि क्या लॉजिक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि 0,0 से एक परपेंडिकुलर डाला गया है और टू द लाइन, लाइन हमारे पास कितनी है mx प्लस c, मीट इट एट द पॉइंट, यानी जो परपेंडिकुलर है वो मीट कर रहा है -1,2 से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और c की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। फिगर आपके सामने है, 0,0 से परपेंडिकुलर डाला गया है, mx पे c पर ये पॉइंट है -1,2 और m और c की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत आसान है, सोचो जरा कैसे करेंगे ऐसे, है ना। सक्षम आए नहीं थे, आए तो क्लासेस के लिए। सर उसको ना फीवर था अच्छा तो मैंने इसके आया आज नहीं ऑनलाइन भी नहीं नहीं, और तृप्ति का मैसेज आ गया था और ध्रुव ऑनलाइन, तो तृप्ति और वो नहीं तृप्ति की है वो स्कूल से लेट थे आज स्कूल में। हाँ जी बोलो। सॉल्यूशन में आपने चलिए, एक आप जानते हो 10th क्लास में सॉल्व करने के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ सिलेबस चला गया था आपके लिए, तो हम उसकी बात भी नहीं करते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल मेथड ही माना जाता है। तो ये हम कौन सा करते हैं एलिमिनेशन मेथड, या इसको क्या कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। इसमें हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो नीचे 3 है तो ऊपर 3 से कर देंगे, ऊपर 4 है तो नीचे 4 से कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, जिससे y क्या हो गया गायब हो गया, है ना। बात क्लियर है। अब देखते हैं गायब कैसे होना चाहिए, अरे एक माइनस का एक प्लस का है तो गायब कैसे होगा, ऐड करने पे ही होगा। चलिए क्लियर है ना बात मेरी, ध्यान आ गया कुछ नहीं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, अरे सब्स्टिट्यूशन में और थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पुट करूंगा, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड हमारा सबसे ज्यादा अच्छा मेथड यही माना जाता है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा हुआ है। हाँ जी चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार ध्रुव से शुरुआत करते हैं। ध्रुव बता सकते हो m क्या है इसका स्लोप, सिर्फ एक कोई कांस्टेंट है, कैसे वैल्यू निकलेंगी, पहले हटा दो नीचे से इसको सारा, पार के हटा दो नीचे से। यस सर। हाँ जी बताइए जरा ध्रुव, सजेशन देंगे जरा फास्ट स्पीड में थोड़ा सा, मतलब सर सोच जो के बैठे ऊपर वाला हो। परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप निकाल के, तो बिल्कुल वो सही, बिल्कुल उससे सही। -1 वाले देखो से m की निकल वैल्यू तो जाएगा। इन्होंने बता दी, पार क्या बता सकते हैं m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m ध्यान रखना इस लाइन का स्लोप है, कैसे निकलेगी m की वैल्यू। सर x की वैल्यू तो मुझे निकल जाती पॉइंट्स। आप बताओ।
सर सी बताऊं? भाई सब उसको इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया है ना, तो बेटर ये है कि पहले m1 निकाल लो। m1 कैसे निकल आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, यानी कितना हो गया? -2। बात क्लियर है m1 की वैल्यू? अब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। अरे एक का स्लोप m दे रखा है, तो m इंटू m1 इजिकल टू क्या हो गया? -1। m हमें निकालना है, m1 की वैल्यू कितनी है? -2 -1, तो m की वैल्यू क्या होगा? एक तरीके से 1/2। पहले एक बात क्लियर है मेरी? m का आंसर आ गया 1/2, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप थोड़ा सोच के बता सकते हो कि चलो मैं m के लिए 1/2 लगा रहा हूँ, मैंने है ना लगा रहा हूँ, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 1/2x प्लस c। अब इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गई क्योंकि m की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, मगर अभी हमें c का आंसर भी सर निकालना है। उसमें हम वो पॉइंट की वैल्यू डालेंगे -1, 2 को, कि वो उसी पॉइंट पे है, उसी लाइन पे है। हाँ सही कह रहे हो। बाकी आप बताओगे, दो सॉल्यूशन सही आ चुके हैं कि अब इसमें c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है, ये ना mx प्लस c, m की वैल्यू 1/2 लगा दी मैंने और कुछ नहीं करा, और c की वैल्यू कैसे निकलेगी? सही कह रहे थे, सही सोच रहे हो आप। अरे -1,2 क्या करें, इस लाइन पर डाई कर रहा है, तो ये y और x की y वैल्यू, हाँ बस बिल्कुल ठीक है ना, वही मैं तुमसे बुलवाना चाहता था कि -1,2 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। तो y की वैल्यू क्या लगा दी मैंने? 2, x की वैल्यू लगा दी -1, तो -1/2 प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 1/2, यानी कि क्या हो गया c का आंसर? 5/2। देखेंगे जरा ये आंसर है क्या? 15 का आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए खैर पढ़ते हैं आगे, और ये हमारी एक्सरसाइज बस खत्म होने की तरफ ही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ, मैं फिगर को यहाँ से हटा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंदी हो गया, देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद भी होने चाहिए। ओरिजिन मतलब कितना हो गया? 0,0 से हमने डाला है इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अरे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P है, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पे डाला गया है? एक तरीके से x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू में k cos 2 थीटा। दूसरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी ओरिजिन से ही डाला गया है, और वो लाइन चेंज हो गई है ना, 0,0 से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है, वो हमारा q के बराबर है, और इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, है ना। और क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, यानी कि पीछे आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k², ये हमारा टारगेट भी है। आइए अपना सजेशन देंगे, चलो पार्क के आपसे शुरू करते हैं, बताएंगे ना क्या दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस q है, प्रूव करना है p² प्लस 4q² इक्वल टू k²। हाँ ये आपका कोई सजेशन दी? सर मुझे तो टू क्यूब है, हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ज्यादा, तो क्यूब प्लस क्यूब वो p का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k का होल स्क्वायर। ठीक है, उस और जो ऊपर है वो जो ऊपर के ओमेगा है वो थीटा वगैरह दे रखा है, तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म का हो जाएगा। तो नहीं 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 नहीं, तो आपका सजेशन कोई बहुत सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मैं अपना सजेशन, तो ध्रुव आप अपना सजेशन देना चाहोगे कोई क्या, कि कैसे करनी चाहिए मेरे को इसकी स्टार्टिंग? सर इसका हम मतलब स्लोप निकाल इसका के मैं अगर कोई फॉर्मूला बता देता हूँ जरा, पहले फॉर्मूला शायद याद ना हो आपको, ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन √a² प्लस b²। पहले याद आया नहीं आई बात मेरी, है ना। ये क्या था? किसी पॉइंट से किसी लाइन पर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था जो आप पहले एक बार यूज कर रहे थे, वो यहाँ यूज होगा, है ना। तो क्या होगा उससे, इससे ओरिजिन से इस लाइन पे क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या कर दूंगा पी के बराबर, यानी पी की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से ओरिजिन डिस्टेंस निकालूंगा इस लाइन पर, वो क्या निकाल देगा, क्यू की वैल्यू निकाल देगा, और जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू होंगी वो यहाँ लगेंगी तो आंसर प्रूफ हो जाएगा। ये लॉजिक करना है ना। चलिए लॉजिक पहले क्लियर है मेरा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, एक बार इसको अपने मन में 2-3 बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान रखना सी क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ऐसा नहीं कि सी को राइट साइड में लगाओ फॉर्मूला लगा दो, पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखो। अरे सही फॉर्मेट में क्या लिखना है, मैं तो पास बोर्ड है, ये लो हटा दिया मैंने, माइनस के कॉस 2 थीटा बराबर 0 कर दिया, है ना। सिर्फ मैंने इक्वल कर हटा के माइनस का निशान लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू के हटा करके क्या कर दिया, माइनस के बराबर 0 कर दिया, जिससे ये सही फॉर्मेट मेरे को दिखाई पड़ेगी। हाँ जी, जरा बात करते हैं पी की वैल्यू निकालने की, जरा एक बार देखना कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या है, x1 y1 है, ये हमारा एक तरीके से क्या कर रहा हूं यहाँ पर, x1 और y1 ये पॉइंट काम कर रहा है। a क्या है यहाँ पर, cos थीटा, x1 यानी क्या हो जाएगा 0, ध्यान रखना। अरे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अरे ये भी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ क्या बचेगा माइनस के cos 2 थीटा अपॉन, हाँ बता सकते नीचे क्या लिखने वाला हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। यहाँ हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम cos का थीटा कह सकते हैं। अरे यहाँ लिखूंगा तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर थीटा है, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। यानी कि सीधे सीधे आंसर इसका अगर मैं कहूँ, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसका आंसर सीधे सीधे बन गया के cos 2 थीटा। पी का आंसर मैंने सीधे लिख दिया है। पहले यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है, अगर यहां तक क्लियर है तो जरा एक बार जल्दी से बताएंगे क्यू की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं। क्यू क्या है, ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और लाइन चेंज हो गई है ना, 0, हाँ बिल्कुल सही। ये क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि वैल्यू x की जगह 0 लगती है ना। तो x इंटू सेक थीटा, 0 इंटू सेक थीटा 0 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। हाँ ये नीचे क्या लिखने वाला हूँ, अंडर रूट थीटा, मगर वो 1 नहीं होता ना, वो 1 नहीं होता, यानी क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बन गया। और ये 1 नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, इसको 1 कर देंगे, तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा, पहले वो लिख देता हूँ, के और अंडर रूट के अंदर, यहाँ से जब भी मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पहले जरा भी किसी को भी बाकी क्लियर है। आप क्या करने वाले हैं बता सकते हो, अरे मैं क्या लेने वाला हूँ इसकी LHS, और टारगेट क्या रखूंगा RHS, यानी कि के स्क्वायर मेरा टारगेट है, और यहाँ मैंने लेके चल रहा हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पी का स्क्वायर है। हाँ इसका स्क्वायर करेंगे जरा, क्या बन जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर होने पर, के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना, के कॉस 2 थीटा का ये तो बनेगा, प्लस कितना है 4, अरे 4 तो आएगा ही, अरे क्यू स्क्वायर, अरे क्यू स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, के स्क्वायर, अरे अंडर रूट का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा इसको, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बात शायद क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आंसर क्या लाना है हमें, के स्क्वायर, ध्यान रखना थोड़ा तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ फैला के रख दें इसको क्वेश्चन को, है ना, गौर से देखो आंसर क्या ला रहे हैं हमें, के स्क्वायर, क्या के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, अरे के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो एक तरीके से आपको हिंट मिल गई कि यहाँ क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, और नीचे क्या बन गया एक तरीके से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपको हिंट मिल चुकी है ये पूरा ब्रैकेट क्या बनने वाला है, आंसर क्या है के स्क्वायर। हाँ ये पूरा ब्रैकेट 1 बनेगा, अरे तभी तो आंसर के स्क्वायर प्रूव होगा, है ना। मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए, क्योंकि नीचे थोड़ा ज्यादा जगह नहीं बची मेरे पास, तो मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले एक बार पूछ लेते हैं ध्रुव और पारखी से, कुछ पूछना तो नहीं आता है, नो सर।
हाँ जी, अब ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़ चुके हो, जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन पूरे ही मतलब सपोज को हमारे द्वारा किया जाए, क्योंकि आप जो चीज जानते हो वो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, यहाँ भी आपने 11th में बहुत अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री करी हुई है, 10th भी आप करके आए हो ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ क्या करने वाला हूँ, और हिंट मैंने पहले दे दी कि इसका आंसर 1 आने वाला है, क्योंकि आंसर सिर्फ के स्क्वायर है, ब्रैकेट 1 बनाएगा, है ना। अब सारी कहानी इस बात की है कि ब्रैकेट 1 कैसे बनेगा, किस लॉजिक से मन कर दूंगा, अभी तो मन नहीं दिखाई पड़ रहा मेरे को कुछ भी। कोई सजेशन अपना चाहेंगे? 10th लेवल का क्वेश्चन है, 11th लेवल की भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, मतलब ऐसा कोई खास मुश्किल लॉजिक नहीं है, मतलब इजी लॉजिक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं बड़ी आसानी से इसको इस छोटे से हिस्से में 1 प्रूव कर दूंगा। कैसे? गौर से देखो, के स्क्वायर और यहां से क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4। हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना है, के स्क्वायर, यहाँ हमारे पास कितना है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4। एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका, एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, मगर ये समझो क्या बन गया एक तरीके से 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और हल्का सा मैंने 4 को 4/1 लिख दिया, जिससे आपको और अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाए कि किसका किसके संग मल्टीप्लाई होता है। एक्सट्रीम वाले का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम वाले से होगा, मिडिल वाले का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म से होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, के स्क्वायर, यहाँ से कितना है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, अरे ये तो 1 बन चुका है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 आने वाला है। यहाँ पे क्या बन गया एक तरीके से हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आंसर के बहुत नजदीक आ गया हूँ, क्या करने वाला हूँ बताओ जरा, ये आंसर 1 बनना है और बहुत नजदीक में से एक सर आंसर लिखना है। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन, नहीं नहीं, ये 2 थीटा कॉमन कैसे आ जाएगा, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही ऑब्जर्व किया इन्होंने, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अरे गौर से देखोगे ना तो ये एक तरीके से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, हाँ ये बन गया साइन 2 थीटा, मगर उसका भी कितना है, होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एक तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और एंगल सेम होने चाहिए, चाहे वो थीटा से चाहे 2 थीटा से चाहे एक्स से या वाई से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एंगल 2 थीटा ही हैं, तो ये वैल्यू क्या बन गई इसकी, 1 हो गई। तो के स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैंने 1 से करा, और आंसर के स्क्वायर मैंने प्रूव भी कर दिया, है ना। छोटी छोटी बातें होती हैं जो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में तुरंत याद भी आनी चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिस से ही मैं समझता हूँ आ सकती हैं, थोड़ा आपका कॉमन सेंस भी काम करता है, बाकी प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। जहां 3-4 बार क्वेश्चन को किया नहीं आपने तो फिर अपने आप याद आने लगती है सब। सर हमारे स्कूल की टीचर्स ये कह रहे कि तुम्हारे टर्म्स जो होंगे ना फाइनल के, तुम्हें कोई बुक दे देंगे एज अ सिलेबस, और 2 दिन का टाइम मिलेगा बस। सही कह रहे हैं, बिल्कुल पूरा बुक ही आती है, थोड़ा बहुत ही बस कुछ हट जाए ठीक है, पूरा चैप्टर मतलब सारी बुक आती है। मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह या कुछ चीजों की वेटेज थोड़ी कम कर देते हैं, जो चैप्टर 12th में यूज ज्यादा होते हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मतलब 12th की पूरी एक बुक, आपको पता ही होगा 12th में 2 बुक हो जाती हैं, है ना, तो एक बुक लगभग पूरी उसी लॉजिक पे चलती है। यहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत छोटा सा है, वहां पूरी कैलकुलस है, मतलब एक तरीके से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये पूरा सब कुछ उसका डिटेल वर्जन है कैलकुलस। नहीं, डेरिवेटिव अलग चीज है, वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, यहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, है ना। कैलकुलस में 2 चीज आती हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। यहाँ सिर्फ डिफरेंशियल को डिस्कस किया गया, वो भी थोड़ा इजी लेवल का डिस्कस किया गया है, 12th में इसको जरा काफी डीप में लेके गए हैं, थोड़ा सा डिटेल में लेके गए। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, तो पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, और मैं चाहता हूँ कि दोनों क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिए जाएं, जिससे कि अगली क्लास में सीधे सीधे मिस लें। हाँ क्या लिख रहे थे क्या,
चलो मैं फॉर्मूला लगा उनसे, फॉर्मूला याद होगा, नोट्स में लिखा हुआ है ना? नोट्स मिले नहीं मिले आपको? हाँ मैं नोट्स में लिख सकती हूँ। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना कि जो मैंने नोट्स दिए थे वो वाले शायद मिल नहीं रहे थे आपको। नहीं ऐसा वो वहाँ मुझे बायोलॉजी का था वो तो मुझे मिल गया, वो मैं फोल्डर में था। अच्छा, बता देना कोई भी है ना? वैसे सॉफ्ट कॉपी तो मैं भेजता ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन मैंने स्टेट लाइन के अलग से भी भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन उसको भी ट्राई करा करो, है ना? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ता हूं मैं, इससे दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। ये ट्रायंगल एबीसी है ना? ट्रायंगल यहाँ पर है एबीसी, मैं इसमें पूरा फिगर से इसलिए एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको रटना ना पड़े कुछ भी। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,-1, सी के कोऑर्डिनेट हैं 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। हाँ जी, ऑल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का एक मीडियन। नाम और होता है परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, मीडियन नहीं होता। मीडियन तो मिड पॉइंट होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब जो लाइन सामने वाली साइड पे क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल, मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, या हाइट भी है ना। फाइंड द इक्वेशन, अरे हमें इस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है और हमें इसकी लेंथ भी निकालनी है। लेंथ फिक्स होगी, ये लेंथ इतनी होगी, अरे इक्वेशन तो कहीं भी हो सकती है ना? इक्वेशन तो लाइन की होती है, तो चाहे अच्छा लाइन को ये तो पता है ना, ये तो मैं समझता हूँ सभी जानते होंगे कि लाइन को मैं कितनी भी एक्सटेंड कर दूं लाइन की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ तो फिक्स होती है ये वाली। सजेशन देंगे जरा जल्दी से कि कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है। पहले पॉइंट पहले स्लोप जो है वो सेव रहेगा, क्योंकि बी और जो भी डी पॉइंट है, हाँ बी और डी और सी का स्लोप सेम है। बिल्कुल सही, बी डी कह दो, डी सी कह दो या बी सी कह दो, स्लोप उसका सेम रहने वाला है। तो अब तुम कर सकते हो किन्हीं भी पॉइंट से स्लोप, जहां डी है नहीं सब उसको डी पॉइंट होता भी मेरा, तो मैं बी और डी से स्लोप निकालूं या सी और डी से स्लोप निकालूं या बी और सी से स्लोप निकालूं, स्लोप में कोई फर्क नहीं आता है ना, स्लोप सेम रहता है, मगर हमें डी पॉइंट तो खैर है ही नहीं। हाँ इस तरह से देंगे। पहले मैं इक्वेशन के बारे में चलो डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? मैं पहले इक्वेशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि लेंथ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, लेंथ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। मैं पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। मैं बीसी के स्लोप को मान रहा हूँ m1। हाँ पहले लॉजिक समझना ना, बीसी के स्लोप को मान रहा हूँ मैं m1 और एडी के स्लोप को क्या मान रहा हूँ मैं, सपोज करो m2। m1 तो निकल ही आएगा, कैसे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करके, m1 निकला है तो m2 भी निकल आएगा, पॉइंट भी है स्लोप भी है, इक्वेशन निकल आई। चल एक काम कंप्लीट कर लेते हैं, पहले हम m1 निकालते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि 2 + 1 हो जाएगा और 1 - 4 हो जाएगा, यानी कि 3/-3 यानी कि वैल्यू हो गई -1। मगर हमें तो जरूरत m2 की है, m2 कितना होता है -1/m1 यानी कितना हो गया 1 हो गया। मैं इक्वेशन का फाइनल टच दे रहा हूँ उसका, है ना? इक्वेशन का फाइनल टच दे रहा हूँ, यहाँ समझ रहे हो पॉइंट कितना है 2,3 दे रखा था और स्लोप कौन सा इस्तेमाल होगा 1 वाला, है ना? पॉइंट पॉइंट स्लोप। स्लोप फॉर्म लग तो जाएगी। यानी कि क्या हो गया y - 3 = 1 ब्रैकेट में x - 2, यानी कि y - 3 = x - 2, यानी कि x - y यानी कि -2 + 3 = 0, क्योंकि समझ चला गया, यानी कि x - y + 1 = 0। पहला आंसर ये बिल्कुल सही हमारे पास आ गया है इक्वेशन का। मगर हमें अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो मेरे को दिमाग में आसान तरीका आ रहा है वो ये है कि मैं बीसी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं। दोनों पॉइंट दे रखे हैं, क्या लगा दें 2 पॉइंट फॉर्म। फिर अरे किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, x1 + by1 + c/tan2d² + b²। या फिर अरे आप ये वाली इक्वेशन निकाले, ये वाली इक्वेशन निकालो, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, पॉइंट ये वाला निकालो और इन दोनों के बीच में क्या लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी कर सकते हो बट उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना? तो बेटर ये है कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज करूंगा डायरेक्ट, और उससे पहले मेरे को बीसी की इक्वेशन निकालनी होगी, क्योंकि वो फॉर्मूला किसका है पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है।
तो बीसी की इक्वेशन निकालो किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से। अरे y माइनस y1 ध्यान रखना, प्लस का 1 हो गया, y2 माइनस y1 यानी कि 3 हो गया, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 3 हो गया, और x माइनस x1 4 हो गया। हाँ ये भी बात सही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते थे। देखो वही आ गया -1, है ना, सही कह रहे हो, एक ही बात है, वो भी कर सकते थे। -1 और यहाँ से कितना हो गया, x माइनस 4, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 यानी कि x प्लस वाई, और 1 माइनस 4 यानी कि -3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन किसकी निकल के आई है, BC, है ना, ये लाइन BC की है। और पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 2,3, और लाइन जिस पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x की वैल्यू 2 लगाएंगे, है ना, y की वैल्यू 3 लगाएंगे, माइनस का 3 है ही, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं बताएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आंसर क्या आएगा, √a स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर 1, b कितना है 1, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अपॉन में कितना हो गया √2, वैसे नीचे अंडर नहीं छोड़ते हैं, तो 2 अपॉन √2 का आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर √2, और डिस्टेंस है तो √2 यूनिट्स। बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, और क्लास को एंड करना पड़ेगा, पहले क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है 12th की, फिर रिकॉर्डिंग इससे मर्ज हो जाएगी, तो क्लास को मैं एंड करके फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा। हाँ ये ग्रुप क्लियर है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये कन्वर्टिंग होगा ना, फिर रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। चलिए मैं क्लास को ही एंड कर रहा हूँ। सर मैं परसों भी ऑनलाइन ही लूंगा। अच्छा ठीक ठीक, फिर भी एक बार मैसेज डाल देना, है ना, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग पे लगा। उस दिन हो सकता है ना आ पाऊँ, पर आप रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं।